हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली देख लीजिए, लिंक मैं दे दूंगा हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। एंड दोस्तों आज के क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को आगे ले जाने वाले हैं एंड स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड से। ठीक है, कितने तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को मेनली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला क्या हो गया, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। ठीक है, ये पहला कैटेगरी हो गया। एंड दूसरा कैटेगरी क्या है दोस्तों, इंटर मोलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड क्या होता है, इंटर मोलिकुलर बॉन्ड क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होता है ये एटम्स के बीच में, ठीक है, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग इंटर एटॉमिक बॉन्ड के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, एंड वहीं पे मोलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, मोलिक्यूल्स के बीच जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उसको हम लोग इंटर मोलिकुलर बॉन्ड के कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो चलो यहाँ पे इंटर एटॉमिक बॉन्ड के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला तो हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड जिसको और एक नाम से जाना जाता है, ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। ओके, दूसरा कैटेगरी क्या है दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तीसरा जो कि हमें स्टडी करना है ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड एक और है जो कि हो गया मेटालिक बॉन्ड। ये कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो गया जो कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड के कैटेगरी में आ जाते हैं एंड ये सभी के सभी हमें स्टडी करना है, ये सभी के सभी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद बात करेंगे इंटर मोलिकुलर बॉन्ड पे। तो यहाँ पे पहला जो टाइप हो गया ये हो गया वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है। ठीक है, इसकी वजह से मोलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, तो इसको भी हम लोग इंटर मोलिकुलर बॉन्ड के टाइप में दे देते हैं। तो दूसरा हो गया क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड है। वैन डर वाल फोर्स को हम लोग हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। ओके, हम लोग सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के अंडर पे दो टाइप्स आ जाते हैं, एक तो हो गया इंटरमोलिकुलर एंड दूसरा हो गया इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंडर पे हम लोग दो टाइप्स और भी पढ़ने वाले हैं। एक तो हो गया इंटरमोलिकुलर एंड दूसरा टाइप क्या है, इंट्रामोलिकुलर। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को फिलहाल हम लोग जब पढ़ेंगे तब ये दोनों टाइप्स को हम लोग ठीक तरह से समझ लेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड को स्टडी करने वाले हैं। एक तो हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड दूसरा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक बॉन्ड को नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। देन उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टडी करने वाले हैं। ओके, लगभग ये हमारा स्टडी प्लान है। चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग टाइप्स तो समझ लिए हैं, तो अब हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को, देन उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड को। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। दोस्तों इससे पहले कि हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करें, हमें एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है दोस्तों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आप मुझे पूछेंगे कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कौन सी वाला है। तो दोस्तों लुईस डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का दूसरा तरीका होता है, जहाँ पे हम लोग एक एटम को ड्रॉ करते हैं, उसके ऑर्बिट्स को ड्रॉ करते हैं एंड जितने भी ऑर्बिट्स में जितने जितने इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग डॉट के सहारे रिप्रेजेंट करते हैं। यही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो दोस्तों पहला जो तरीका था
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे हम लोग कौन से ऑर्बिटल्स पे कितने इलेक्ट्रॉन जाता था ये हम लोग लिखते थे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कुछ इस तरह से हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। एंड दूसरा तरीका है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोग एक फिगर के सहारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। देखो अगर मैं बात करूँ सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों, 11 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, पहला वाला तरीका क्या है, 1s2, दूसरे में आएगा 2s में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2, 4 एंड 6 10 हो गया। तो इसके बाद 3s में इलेक्ट्रॉन आता है, तो 3s में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये था पहला तरीका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का। अब अगर बात करें लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले तो हम लोग न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, 11 के ऊपर पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो उसके बाद आता है पहला ऑर्बिट, फिर आता है दूसरा ऑर्बिट एंड फिर आएगा आपका तीसरा ऑर्बिट। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लगा दो यहाँ पे 2 डॉट। ठीक है, एंड डॉट के ऊपर आप माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि ये जो डॉट्स है दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, देन उसके बाद दूसरे ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे लगा दो 8 डॉट, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप नेगेटिव लगा सकते हैं इस तरह से। एंड लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप कहीं पे भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाकी सब एलिमेंट के एटम के भी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसके सहारे केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करना काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, जिसके लिए हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझना होगा। ओके, चलो ये तो हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे एंड कुछ एलिमेंट के एटम का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है दोस्तों, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे ऑक्सीजन का हो गया, क्लोरीन का हो गया, ठीक है, कैल्शियम का हो गया, ये सब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं दोस्तों, क्या है दूसरा नाम, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आप इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं या फिर आयोनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, बात एक ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या फिर आयोनिक बॉन्ड है, ये लिटरली कोई बॉन्ड नहीं है, ये एक तरह का फोर्स है। ठीक है, ये बॉन्ड जो है दोस्तों एक तरह का फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन को एक दूसरे के साथ जुड़े रखता है। ठीक है, 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन जैसे कि पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, ठीक है, इन दोनों को एक साथ जुड़े रखेगा जो फोर्स, वही है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। दोस्तों एलिमेंट्स के एटम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों करता है, किस लिए करता है, ये इसको हम लोग थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस बॉन्ड का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction which holds the two oppositely charged ions together is called ionic bond। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स द 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन टुगेदर इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो दोस्तों इस डेफिनेशन के सारे हम लोगों को ये समझ में आ गया है, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या फिर आयोनिक बॉन्ड है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि 2 ऑपोजिटली चार्ज आयन को एक साथ जुड़े रखता है। ओके, चलो ये हो गया इसका डेफिनेशन, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो एटम्स होते हैं वो कौन सा बॉन्ड करेगा, क्योंकि बॉन्ड तो बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कौन सा एटम कौन सा बॉन्ड करेगा ये हमें कैसे पता चलेगा। हमारे पास एक एटम ये हो गया तो दूसरा एटम ये हो गया, अब ये दोनों एटम अगर बॉन्ड करता है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हमें कैसे पता चलेगा। कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिसको देखते हुए हम ये बता सकते हैं ये एटम एंड ये एटम अगर बॉन्ड करता है तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही होगा या फिर कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा। तो इसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि दो एटम अगर आपस में बॉन्ड करता है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं अभी यहाँ पे। फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग कैसे पहचानेंगे ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड दूसरा सवाल ये है दोस्तों, दूसरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आप सभी को याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का रीज़न देखा था, क्यों एटम्स केमिकल बॉन्ड करता है, ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका सिंपल सा जो जवाब है दोस्तों ये है कि हर एक एलिमेंट के एटम ये चाहता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है, वो स्टेबल हो, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए एटम्स केमिकल बॉन्डिंग करते हैं जस्ट फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट वाला जो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप होता है 18 वाला ग्रुप, इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं दोस्तों इसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट गैस या फिर नोवेल गैस, ठीक है। ये बहुत ही निष्क्रिय होता है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं करता है। ये जितने भी गैस है, गैस के एटम्स किसी के साथ भी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता, केमिकल कॉम्बिनेशन पे नहीं जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बहुत ही स्टेबल, ठीक है, स्टेबल गैस, स्टेबल एटम्स माना जाता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही स्टेबल है, ठीक है। एंड देखा गया है हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, इस ग्रुप में, उसके बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड इसी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो इधर जितने भी एलिमेंट होगा दोस्तों, ठीक है, इधर जितने भी एलिमेंट होगा ये सभी चाहेगा कि उसके बाहर वाले ऑर्बिट में बस किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल बन जाएगा। अब इसी के लिए क्या करता है, केमिकल बॉन्ड करता है जस्ट फॉर स्टेबिलिटी। बाहर वाले ऑर्बिट में सिर्फ हमें 8 इलेक्ट्रॉन लाना है, चाहे किसी भी तरह, ठीक है, शेयर करके, लेके, दे के, किसी भी तरह, ठीक है। ओके, ये था रीज़न केमिकल बॉन्ड का। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, ये पीरियोडिक टेबल है, इस तरफ जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इस तरफ जितने भी एलिमेंट होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। एंड इस तरफ के मतलब 18 को छोड़ के ये जितने भी होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, आप इधर से अगर इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगा, इधर से अगर इधर आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होता रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, ये दोनों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है दोस्तों, अगर आप इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो क्षमता है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ओके, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का क्षमता, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का टेंडेंसी, उसका पावर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का। ओके, चलो, तो हम लोग अगर इधर से इधर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट इधर होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता ज़्यादा होगा। अगर इस तरफ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का क्षमता ज़्यादा होगा। तो अगर इस तरह के एलिमेंट के बीच कोई बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच, इस तरह के एलिमेंट के बीच अगर कोई भी बॉन्ड होता है तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही होगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही होगा। जैसे देखो, बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, बहुत ही जाना पहचाना हमारा नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम किस तरफ होता है दोस्तों, इस तरफ होता है, ठीक है, सोडियम इस तरफ होता है एंड क्लोरीन होता है इस तरफ। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, ठीक है, 11 एंड क्लोरीन का होता है 17। ओके,
अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे एंड इसका करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। ओके चलो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। यहाँ पे 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंड यहाँ पे होगा 8, 4 हो गया, 5 6 7 8, एंड बाहर वाले में सिर्फ 1। ठीक है, ये सोडियम का है। एंड इधर अगर बात करें क्लोरीन का तो 2, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 10 हो गया। तो बाहर वाले ऑर्बिट में कितना रहेगा दोस्तों, 1 4 5 6 7 रहेगा। ठीक है 7। देखो अगर सोडियम का एटम चाहेगा कि मैं स्टेबल बन जाऊँ तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना होगा। अब इसके पास बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके तो ये इसको इजीली लूज़ कर देगा क्योंकि ये इस तरफ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का क्षमता इसका ज़्यादा है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। ठीक है। एंड क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के बाहर में कितना है दोस्तों, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेता है तो इसका जो ऑक्टेट है फुल हो जाता है, मतलब बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये पूरा स्टेबल बन जाता है। ठीक है। एंड क्लोरीन किस तरफ रहता है, इस तरफ रहता है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जोन। ओके मतलब इस वाले एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता इसका बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ना कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसका बाहर क्या हो गया, बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड इसका ये इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो बाहर वाला ऑर्बिट कौन सा बन जाता है दोस्तों, ये वाला, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो दोनों स्टेबल बन गया। ठीक है, तो कंडीशन क्या है दोस्तों, कब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा या फिर आयोनिक बॉन्ड होगा, जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बॉन्ड होगा, केमिकल रिएक्शन होगा या फिर केमिकल बॉन्ड होगा, तब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही आएगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं आएगा या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, ये है एक सीधा सा उपाय ताकि हम लोग पता कर सके कि 2 एलिमेंट के बीच कौन सा बॉन्ड आएगा। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच अगर कोई बॉन्ड होता है तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही होगा। ओके, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, MgCl2। ठीक है, MgCl2, Mg कहाँ पे रहता है दोस्तों, यहाँ पे रहता है, कुछ यहाँ पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे रहता है। ओके, एंड Cl तो इधर रहता है। तो देखो इस तरफ का एक एलिमेंट एंड इस तरफ का एलिमेंट, दोनों के जो रिएक्शन है दोस्तों, इसकी वजह से जो बॉन्ड आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके चलो, ये था रीज़न एंड ये था उपाय कि हम लोग कैसे पता करेंगे 2 एलिमेंट के बीच अगर बॉन्ड होता है तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही होगा। ठीक है, अब प्रोसेस देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है। दोस्तों इतना तो पता चल गया है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है दोस्तों, वो वहाँ पे एक एटम इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, लॉस करता है, एंड दूसरा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है, तो एक डोनर हो गया तो दूसरा एक्सेप्टर हो गया, एक डोनेट करेगा तो एक एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग व्हिच इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखिएगा। चलो इसको लिख लेते हैं, आयोनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड where the transfer of electrons involves। ठीक है, an atom donate electron to another atoms। ठीक है, ionic bond is a type of chemical bond where the transfer of electron involves an atom donate electrons to
अदर एटम, ठीक है। ओके, तो ये वाली बात को भी आप लिख लीजिए। आयोनिक बॉन्ड जो है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है इस तरफ से उस तरफ, ठीक है। एंड एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस तरह से बनता है आपका आयोनिक बॉन्ड। तो अब देखो, अब रीज़न क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड की ही बात करते हैं, तो सोडियम के बाहर वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। उसके भीतर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन था, 4 हो गया, 5 6 7 8 एंड इसमें 2, ठीक है। एंड क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट स्टेट में जब ये सोडियम अकेला था एंड क्लोरीन अकेला था, तो इसका जो चार्ज था वो क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल था, मतलब इसका जो ओवरऑल चार्ज था वो 0 था, इसका भी ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। अब सोडियम ने क्या करा कि स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, ओके। तो इसका जो चार्ज बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, एंड ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो गया तो ये हो जाएगा क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव। अब देखो ये 2 ऑपोजिटली चार्ज आयन बन गया, एक पॉजिटिव आयन दूसरा नेगेटिव आयन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अब ये दोनों जो एटम है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहेगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ ऑलवेज जुड़े रहेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बस चलो, अब ये तो हो गया, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल का नाम यहाँ पे मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, तो आप कुछ एग्जाम्पल का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे आयोनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गया, जैसे कि लिथियम फ्लोराइड हो गया, दूसरा लिथियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, ओके। देन उसके बाद सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ गया कि पोटासियम ब्रोमाइड, एंड आ गया आपका पोटासियम आयोडाइड भी आप लिख सकते हैं, के फॉर पोटासियम, आई फॉर आयोडीन, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, कैल्शियम CaO, ये कुछ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। अगर लिथियम एंड फ्लोरीन के बीच में होता है, ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड आएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लिथियम क्लोराइड के बीच, लिथियम एंड क्लोरीन के बीच अगर होता है तो वो भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड बने हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बाद ये जितने भी कंपाउंड्स बने हैं, तो इन सभी कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी क्या क्या रहने वाला है, ठीक है, क्या क्या गुण रहने वाला है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के। दोस्तों हम लोगों ने अभी भी देखा कि जो ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका फिर से हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गया, एंड बाहर रहेगा 1। एंड इधर बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन में 2, फिर उसके बाद 8, 3 4 5 6 7 8 हो गया। देन उसके बाद होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
ओके। देन यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, यहाँ पे चला आएगा, तब क्या बनेगा दोस्तों, तब कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया सोडियम, ठीक है, उसके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा सोडियम प्लस, एंड यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन आएगा, क्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बाहर वाले ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा क्लोरीन माइनस, ठीक है, ओके, ये हो जाएगा क्लोरीन माइनस एंड आखिर में बन जाएगा NaCl, ठीक है, आखिर में बन जाएगा NaCl। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये दोनों जो आयन्स है दोस्तों, आयन्स किसके वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, एंड ये जो फोर्स है दोस्तों, अट्रैक्शन फोर्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, इसीलिए या ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बहुत ज़्यादा फोर्स है, एंड जिसके वजह से ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है, ठीक है, जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं दोस्तों वो किस फोर्स के लिए जुड़े होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड जिसके वजह से जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं एंड हार्ड होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स आर generally solids and hard to break, ठीक है, ओके, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। एंड दूसरा प्रॉपर्टी पे चले आते हैं। देखो दोस्तों ये क्या है, सारे आयोनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है, कठिन होते हैं, ओके, तो इसको मेल्ट करना, इसको बॉयल करना बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट बोले तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, ठीक है, जिसके लिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगा, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर जनरली हाई फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, ओके, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है दोस्तों, ये जो जिस स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जुड़े होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको मेल्ट करना चाहेंगे तो इस स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्विवेलेंट फोर्स हमें देना होगा, एनर्जी हमें देना होगा, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए। अब एक बॉन्ड तो यहाँ पे है, एक फोर्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, अब इस फोर्स को हमें तोड़ना होगा, तो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, उतना ही एनर्जी हमें देना होगा, उतना ही हीट एनर्जी हमें देना होगा मेल्ट करने के लिए। तो जनरली ये जो फोर्स है ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी का ज़रूरत होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये अपने आप हाई हो जाता है, ठीक है, ओके। चलो अब तीसरे पॉइंट पे चले आते हैं। तीसरे पॉइंट क्या है दोस्तों, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, घुल जाने का जो टेंडेंसी होता है वो कैसा होता है, आयोनिक कंपाउंड्स are soluble in वाटर, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ओके। तो पानी में जो है दोस्तों आयोनिक कंपाउंड्स बहुत ही जल्द घुल जाता है, जैसे कि नमक हो गया। नमक क्या है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल लिया ना, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। इसको अगर हम लोग पानी में मिलाएंगे, हम घुलाएंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी मिक्स हो जाएगा ना। तो इसका जो सोल्युबिलिटी होता है दोस्तों आयोनिक कंपाउंड्स का पानी में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ईजिली मिल जाते हैं पानी में, ठीक है। एंड चौथा जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो जनरली ये सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड अवस्था में आयोनिक कंपाउंड्स कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं शो कराता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैरी नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग इसको मेल्ट कर दे, मतलब पानी में घुला दे, ठीक है, पानी में मिला दे, देन उसके बाद इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड अवस्था में, कठिन अवस्था में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं दिखाता है, लेकिन अगर उसको हम लोग पानी में मिला दे, मेल्ट कर दे, तो फिर उसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को कुछ इस तरह से लिखेंगे, आयोनिक
ionic compound do not carry electricity in solid states, ठीक है, but are good conductor in melting state, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा दोस्तों। आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड टू ब्रेक। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली कठिन होते हैं एंड उसको ब्रेक करना बहुत ही हार्ड होता है। दूसरा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर जनरली हाई फॉर आयनिक कंपाउंड्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं दोस्तों आयनिक कंपाउंड के लिए थोड़ा बहुत हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दोस्तों वो वाटर में घुल जाते हैं। एंड चौथा जो प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ओके, बट आर गुड कंडक्टर इन मेल्टिंग स्टेट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दोस्तों वो सॉलिड अवस्था में, कठिन अवस्था में कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करता है, लेकिन अगर मेल्टिंग अवस्था की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है एंड बहुत अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। सॉल्ट वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हम लोगों ने पढ़ा है, साले ने अप्लाई किया। ये वाले डायलॉग तो आपको याद होगा दोस्तों, 3 इडियट वाला डायलॉग, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक शॉक वाला सीन तो आप सभी को याद होगा। तो दोस्तों ये है आयोनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है, ओके। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड पे चले जाते हैं। नेक्स्ट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को भी हम लोग थोड़ा बहुत आज डिस्कस करेंगे एंड कुछ एग्जांपल देखेंगे, प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ओके। कोवैलेंट बॉन्ड दोस्तों, ये वाला बॉन्ड बहुत ही सिंपल सा बॉन्ड है एंड जनरली नॉन मेटल एलिमेंट्स के एटम के बीच में होता है। नॉन मेटल एलिमेंट्स के एटम के बीच में होता है कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उन सब के एटम्स के बीच में होता है कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था उसमें क्या होता था कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता था तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता था। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन देता था वो देने के बाद पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है एंड दूसरा जो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है वो लेने के बाद नेगेटिव आयन बन जाता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसी फोर्स के वजह से ये दोनों आयन आपस में जुड़े रहते हैं। ये था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस बॉन्ड में जितने भी एटम हिस्सा लेते हैं सभी के सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के एटम हैं। मतलब इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता है, इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता है, देने का नहीं, ठीक है। सिर्फ लेने का क्षमता है, ये दे नहीं सकता। अब यहाँ पे लेन देन की तो बात आई नहीं, तो कैसे बॉन्ड होगा। तो इसके लिए क्या करता है दोस्तों, जितने भी एटम इस बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं वो सब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो, मैं इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूँ, ठीक है, तुम एक करो, मैं एक करता हूँ। एंड ये जो हम लोगों ने शेयर किए हैं, ये शेयर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग इक्वली यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर 2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं शेयर करता हूँ तो तुम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करो। एंड ये जो जितने भी हम लोगों ने शेयर किए हैं इसको हम लोग इक्वली यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। एटम्स इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बनाता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दोनों ही एटम इक्वली यूज़ करता है। तो ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों। कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, बहुत ही सिंपल सा है। कोवैलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड formed by sharing, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
बिटवीन नॉन मेटल एलिमेंट्स। ठीक है, तो नॉन मेटल एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाते हैं, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके दोस्तों, चलो एग्जांपल लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे HCl का। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन यानी क्लोरीन दोनों ही क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एंड क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो हाइड्रोजन का अगर हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक ही ऑर्बिट है जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। एंड क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है एंड सेकंड ऑर्बिट में रहता है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। एंड बाहर वाले में रहता है 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7। ओके, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन क्या चाहेगा दोस्तों, हाइड्रोजन भी स्टेबल होना चाहेगा, क्लोरीन भी स्टेबल होना चाहेगा। अब क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, एंड हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास वाला इनर्ट गैस कौन सा है, हीलियम है। हाइड्रोजन के पास कौन सा इनर्ट गैस है, हीलियम। तो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाना चाहेगा, मतलब इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखने का कोशिश करेगा हाइड्रोजन। एंड ये इसके पास जो है मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा क्लोरीन। ओके, तो अब क्या करेगा दोस्तों, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो दोनों आपस में एक समझौता कर लेगा। चलो भाई हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, एंड ये क्लोरीन भी बोलेगा कि भाई मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूँ। चलो अब ये बन गया इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो इलेक्ट्रॉन जोड़ बन गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस पेयर को हाइड्रोजन भी यूज़ करेगा एंड क्लोरीन भी यूज़ करेगा। तो देखो हाइड्रोजन अगर यूज़ करता है तो हाइड्रोजन के बाहर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड क्लोरीन अगर यूज़ करता है तो क्लोरीन के बाहर वाले ऑर्बिट में कितना रहा, 1 2 3 4 5 6, एंड इस 2 को अगर यूज़ करता है तो वो 8 हो जाएगा। तो दोनों स्टेबल बन गया शेयरिंग के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरह का जो बॉन्ड है दोस्तों यही है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा, देखो हाइड्रोजन को लिखेंगे यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग क्लोरीन को लिखेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग इसको, एंड क्लोरीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड क्लोरीन के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ओके, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, एंड ये 2 को अगर यूज़ करता है तो क्लोरीन 8 हो जाएगा। एंड हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यूज़ करता है तो हाइड्रोजन का भी हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या, वैलेंस ऑर्बिट में। ठीक है, तो दोनों ही स्टेबल बन जाएगा। तो इस तरह से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। इतना ही सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और भी, ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर सेम एलिमेंट का एटम आपस में केमिकल बॉन्ड करता है, सेम एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन के एलिमेंट अगर बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 2 एटम अगर आपस में बॉन्ड करता है तो वो क्या होगा, O2। ठीक है, O2। ओके, एंड ये हो गया N2 Cl2। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट सेम एलिमेंट के एटम्स अगर आपस में बॉन्डिंग करता है तो वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का भी ले सकते हैं, ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। देखो यहाँ पे 2 एटम है सेम एलिमेंट का, ऑक्सीजन का ही, यहाँ पे 2 एटम है नाइट्रोजन का ही, यहाँ पे 2 एटम बॉन्ड किए हैं क्लोरीन का ही है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में बॉन्ड किए हैं एंड वो दोनों सेम ही है। तो इस तरह का बॉन्ड अगर होता है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड पे चला जाता है। ठीक है, एंड बात करेंगे तो ये कुछ एग्जाम्पल है PCl3। ओके, PCl3 क्या है दोस्तों, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। देन उसके बाद ओजन हो जाता है, ओजन भी आपका एग्जाम्पल हो जाता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो आता है वो है पानी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है CO2। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है दोस्तों, आपका कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ये कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स आते हैं, एंड यहाँ पे एलिमेंट्स के एटम सेम इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये वाला बॉन्ड बनाता है। ओके, चलो ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड इस वाले एग्जांपल को यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिएगा HCl। और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं
बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है। ओके, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, बोले तो कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का हम लोग प्रॉपर्टी देख लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। चलो अब हेडिंग लगा लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं दोस्तों, देखो सबसे पहले तो बात करते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की तुलना में थोड़ा कमज़ोर होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो जनरली आपका लिक्विड होता है, गैस होता है एंड कुछ कुछ सॉलिड होते हैं, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, उतना ठोस सॉलिड नहीं बना पाते, उतना हार्ड सॉलिड नहीं बना पाते, ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयोनिक नहीं है, हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लिक्विड, गैस एंड सॉफ्ट सॉलिड्स, ठीक है। ये जनरली क्या होते हैं दोस्तों, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो, ठीक है। ओके, तीसरा क्या है दोस्तों, ये बहुत ही खराब कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर्स ठीक है, एंड हीट का भी ये पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टी हो गया दोस्तों। एंड एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं, दे आर soluble इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया, ठीक है। तो इन सब में ये सारे क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन वाटर में आसानी से घुलते नहीं हैं, ठीक है। जितने भी आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, ये पानी में आसानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन अगर बात करें पेट्रोल की, गैसोलीन की, केरोसिन की, तो इसमें बहुत ही आसानी से ये घुल मिल जाते हैं। ओके, चलो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गया कोवेलेंट कंपाउंड का, तो आप इन सबको लिख लीजिए। एंड दोस्तों आज हम लोग डिस्कस किए हैं आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस करने वाले हैं एंड उसी के साथ मेटालिक बॉन्ड को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम रहता है तो दोस्तों अपना जो स्टडी है बिल्कुल बराबर करते रहना। एंड सिचुएशन देश का बहुत ख़राब है, तो घर में ही रहना, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसे फालतू काम के लिए बाहर जाएंगे तो आपका ही रिस्क है, इसमें आप खुद का रिस्क ले रहे हैं एंड अपने परिवार का भी रिस्क ले रहे हैं, तो आप घर में रहिएगा। अगर बहुत ज़्यादा काम आ जाए तो बहुत ही सेफ्टी के साथ आपको बाहर निकलना है। ओके, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में भी बहुत ही तेज़ी के साथ कोरोना फैल रहा है। एंड वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल पे तो अब तूफ़ान आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बाद ही कोरोना का तूफ़ान आएगा। तो खुद संभाल के रहिएगा एंड दूसरों को भी सचेत करते रहिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।